2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, पॉलिटिकल गतिविधियां लगातार तेज हो गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं, तो दूसरी तरफ वो टनल, जिस टनल का उद्घाटन मोदी जी ने खुद किया था, वो 777 करोड़ रुपए से बनी हुई उस टनल में पानी भर गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड जैसे शांत इलाके में सांप्रदायिक दंगों के हालात बन गए हैं। वजह यह है कि वहां पर एक मस्जिद और एक मदरसे को तोड़ा गया है। उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में तनाव बना हुआ है। इससे जुड़ी ढेर सारी अपडेट्स लेके आपके बीच में हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और फिर से एक बार वही पुरानी कहानी की एक और मस्जिद, एक और मदरसे को तोड़ दिया गया। दिल्ली में आप जानते हैं 700 साल पुराने, 600 साल पुराने मदरसे को तोड़ा गया था, मस्जिद को तोड़ा गया था। लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई बवाल उस पर ऐसा नहीं हुआ कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। दरअसल जो हमारी सरकार है इस समय, जो 400 पार, 370 पार और जाने कितना कितना पार करने के दावे कर रही है, संसद के अंदर मोदी जी खड़े होते हैं तो बस दावों पर दावे करते चले जाते हैं। और हमारा जो गोदी मीडिया है उन सारे दावों को ऐसे दोहराता है जैसे स्कूल में जब टीचर कुछ बोलते हैं तो बच्चे उसको दोहराते हैं, पहाड़े दोहराते हैं, बाकी सारी चीजें दोहराते हैं। तो ये दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि भरोसा डिगा हुआ है। भरोसा सिर्फ इस बात पे है कि इस देश में जितने दंगे किए जाएं, इस देश में जितना सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए, इस देश में जितना हिंदू मुस्लिम किया जाए, वही एक सहारा है अगला चुनाव जीतने का। ऐसा आजकल जो कार्रवाइयां चल रही हैं उनको देखकर लगता है। और ताजा कार्रवाई आप जानते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई है, जहां एक मस्जिद और एक मदरसे को तोड़ दिया गया। अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो लगातार सबसे ज्यादा हिंदू दिखने का, और हिंदू नहीं, हिंदू का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं होता है। इस देश में बहुत सारे हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जिनको सांप्रदायिकता से कोई प्रेम नहीं है, जो चाहते हैं भाईचारे से रहा जाए, जो चाहते हैं इस देश में सर्वधर्म संभाव हो, सबको अपनी अपनी पूजा पाठ, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हो। तो हिंदू का मामला नहीं है, यह मामला है सांप्रदायिकता फैलाने का। तो पुष्कर सिंह धामी ऐसा लगता है कि अपने आप को कंपटीशन में रख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता मैं फैलाऊंगा। तो सबसे पहले यूसीसी लेके आ गए। अब यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबके लिए होना चाहिए था, लेकिन उसमें से चुपचाप शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यानी आदिवासियों को बाहर कर दिया गया। क्यों आदिवासियों को बाहर? इसलिए कर दिया गया क्योंकि आदिवासियों की अपनी शादी ब्याह वगैरह की परंपराएं होती हैं, और पुष्कर सिंह धामी सरकार उनको नाराज नहीं करना चाहती होगी कि अगर उनके शादी ब्याह और बाकी सबके जीवन को डिस्टर्ब किया गया तो शायद वो वोट बैंक वहां से चला जाए। डिस्टर्ब किसको करना है? डिस्टर्ब सिर्फ मुसलमानों को करना है। जिस तर्क से आपने एसटी को बाहर किया कि उनके अपने शादी ब्याह और जीवन के नियम होते हैं, उसी तर्क से मुसलमानों को क्यों नहीं बाहर किया जा सकता था यूसीसी से? आखिर उनके भी तो शादी ब्याह जीवन के अलग नियम होते हैं, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका अपना कोड है, अपने तरीके हैं जिसके हिसाब से उनका जीवन होता है, उनके शादी ब्याह और सारे संस्कार होते हैं। तो फिर उनको जबरदस्ती एक ही जगह लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन लाया गया क्योंकि दिखाना है कि अब्दुल की चूड़ी जो है वो आपने टाइट रखी है। खैर लाया गया। उसमें लिव इन को लेकर बहुत तमाशा चल रहा है कि लिव इन में जो रहेंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। अभी मैं बात करूंगा कि उसको लाने के बाद भी कोई बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता उत्तराखंड में दिखाई नहीं दे रहा था। तो जरूरी था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दंगा हो, बलवा हो, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। उत्तराखंड को आप जानते हैं देवभूमि कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, आप सब लोग घूमने गए होंगे। पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, बेहद खूबसूरत इलाका है। और उत्तराखंड के लोगों को आमतौर पे माना जाता है कि बहुत मेहनती और बहुत शांत लोग होते हैं। उत्तराखंड के ढेर सारे लोग दिल्ली में और बाकी शहरों में भी जाकर काम करते हैं, और कभी जो ये पहाड़ से आया हुआ समुदाय है, उत्तराखंड से आया हुआ समुदाय है, इसको परेशानी खड़ा करने वाला समुदाय नहीं माना जाता रहा है। मैंने भी अपने जीवन में उत्तराखंड से इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आते हुए पहले नहीं सुना है। यानी उत्तराखंड में सांप्रदायिकता का माहौल पहले से नहीं रहा है, नंबर 1। दंगों का कोई इतिहास नहीं रहा है, नंबर 2। यहां तक कि 47 में जब बंटवारा भी हुआ था तो कम से कम उत्तराखंड जैसी जगहों से किसी बड़े दंगे की, किसी बड़े बलवे की कोई खबर नहीं आई थी।
को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। आप जानते हैं हिंदू खतरे में तभी होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके पहले तो कभी होता नहीं है। हल्द्वानी जो इलाका है वो कांग्रेस का इलाका रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी आप देखते हैं कि हल्द्वानी से सुमित हृदय जो हैं उनको 50,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला थे वो चुनाव हार गए थे। यानी एक कमजोर नस है भारतीय जनता पार्टी की हल्द्वानी। कारण यह है कि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है जो कांग्रेस को वोट देती रही है। अब इसको डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी था। आप उस पोजीशन पे ले जाएं जहां सारे के सारे हिंदू ये समझने लगे कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, तो हम उस पार्टी को वोट देंगे जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करती है। तो वही पुरानी कहानी, एक मदरसा, एक मस्जिद, दावा किया गया कि अवैध थे। अब अवैध थे कि नहीं थे यह फैसला कौन करेगा? यह फैसला करता है कोर्ट। अगर जिस मस्जिद और मदरसे की बात की जा रही है जहां बुलडोजर गया था, जहां बुलडोजर चला है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी जो मिल्कियत है वो अब्दुल मलिक के पास है। और अब्दुल मलिक का कहना है कि उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उसने इसे पट्टे पे लिया था। दरअसल ये नजूल की जमीन है। अब नजूल की जमीन जो होती है तो सरकारी जमीन, लेकिन राजस्व के जो दस्तावेज होते हैं आधिकारिक रूप से उसका जिक्र नहीं होता है। तो नजूल की जमीन पे यह बना था, लेकिन जिसने बनवाया था उसने बाकायदा खरीद के बनवाया था। तो जब उसको अवैध कहा गया, अतिक्रमण कहा गया, तो मामला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट से अभी कोई फैसला नहीं आया है और कोर्ट का फैसला आने से पहले मेरा सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि वहां पर बाकायदा बुलडोजर भेजा गया, वहां पर बाकायदा पुलिस भेजी गई गिराने के लिए, और यह भी तब जब पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उसके बाद वही हुआ, लोगों ने विरोध किया, पत्थर चले, पत्थर इधर से भी चले, पत्थर उधर से भी चले, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि सारे मुसलमानों ने पत्थर चलाया, सारे मुसलमानों ने सब कुछ किया। अब ईमानदारी से जांच होती तो पता चलता कि मुसलमानों ने कितना किया, हिंदुओं ने कितना किया, क्या होगा। लेकिन पहले से ही सारा कुछ बना दिया गया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर यह दिखाया जाएगा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई। अब यह अतिक्रमण को लेकर बहुत तमाशा है। आप जानते हैं दिल्ली में भी 600 साल पुरानी जो मस्जिद गिराई गई उसको भी कहा गया अतिक्रमण था। यह अतिक्रमण रजिया सुल्ताना के जमाने में हुआ था। मतलब आपके कानून बने 1948 में, मस्जिद बनी थी 600 साल पहले और उसने अतिक्रमण कर लिया आपके कानून के हिसाब से। यह सुन के भी हंसी आती है, लेकिन खैर आजकल ऐसी चीजें हो ही रही हैं जिससे हंसी आए। मेरा सवाल यह है कि अतिक्रमण का जो इतना बवाल मच रहा है उसमें मुझे एक घटना बताइए जब इसी तरह से बिना कोर्ट से फैसला आए, बिना नोटिस दिए गए किसी मंदिर को तोड़ा गया हो, किसी गुरुद्वारे को तोड़ा गया हो। नहीं मिलेगा आपको। अतिक्रमण होते हैं और यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में मंदिर, मस्जिद बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सड़कों के बीच में या नजूल की जमीन पर या सरकारी जमीन पर बनवाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार मैं कहता भी हूं इस बात को कि पता नहीं इस देश में कितने ज्यादा धार्मिक स्थलों की जरूरत है। अगर मेरा चले तो मैं अगले 20 साल तक किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर बनाने पर रोक लगा दूं। इस देश में पर्याप्त मंदिर हैं, पर्याप्त मस्जिद हैं जहां जाकर लोग पूजा कर सकते हैं। रोज नए मंदिरों मस्जिदों की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर यह अलग बहस है। सवाल यह है कि जब कब्जे की जमीन पर मंदिर भी बनते हैं, मस्जिद भी बनते हैं, यह सारा कुछ होता है, तो फिर सारा तमाशा जो है वो मस्जिदों को लेकर ही क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई और राज्य हो, बुलडोजर खटाखट पहुंच जाता है सिर्फ मस्जिदों तक। और जब मस्जिदों तक नहीं पहुंच रहा होता है तो अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले सालों में किस तरह से बुलडोजर जो है वो चला है मुस्लिम घरों पर। कोई बवाल हो, कोई दिक्कत हो, खटाखट बुलडोजर निकलता है और 4 मुसलमानों का घर तोड़ के चला आता है। उज्जैन की घटना पे मैंने डिटेल में बात की थी कि कैसे जुलूस निकल रहा था, आरोप लगा कि किसी मुस्लिम लड़के ने थूका है और इसके पहले कि कोर्ट से कोई फैसला आता उसके बाप का घर तोड़ दिया गया। कोर्ट में जब गया मामला तो पता चला कि जिस आदमी ने आरोप लगाया था उसने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं था। पुलिस ने कहा जहां कहा उस पेपर पर मैंने सिग्नेचर कर दिया।
यानी बहुत प्लान तरीके से कोर्ट का फैसला आने से पहले बुलडोजर चल जाता है और अक्सर ये या तो मुसलमानों के घर चलता है या उनके घर चलता है जो सरकार के खिलाफ होते हैं। और जब इसका विरोध होता है, जब इसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसके लिए कोई जुलूस निकलता है, तो फिर वहां से 4 लोगों को उठाकर यूएपीए में अंदर कर दिया जाता है। सरकारी कार्यवाही खत्म, कोर्ट में केस चलते रहते हैं। पता चलता है कि 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल बाद कोर्ट से फैसला यह आता है कि इसका तो कोई दोषी नहीं था, बिना मतलब इसको गिरफ्तार रखा गया। और हमने कितने केसेस देखे हैं जिसमें मुस्लिम लोगों को 4-4 साल, 3-3 साल, 5-5 साल सिर्फ जेल में रखा गया और बाद में कोर्ट का फैसला आया कि कोई बड़े सबूत नहीं थे, कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिससे इनको अपराधी साबित किया जा सके। यही चीज होना है उत्तराखंड में। अगर आप पुलिस का बयान देखेंगे तो पुलिस का बयान कहता है कि एक विशेष समुदाय के पथराव और आगजनी के कारण, अब विशेष समुदाय बताने की जरूरत नहीं है कि विशेष समुदाय क्या है, जबकि कल जो वीडियोस आ रहे थे, मैं वो वीडियोस यहां पे दिखाऊंगा तो यूट्यूब तुरंत बैन कर देगा, ट्विटर पे वो वीडियोस फैले हुए हैं। कल जो वीडियोस आ रहे थे उन वीडियोस को आप देखेंगे तो लग ये रहा था कि पत्थर दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होगी वो किसके खिलाफ होगी, वो नैनीताल पुलिस के बयान से बहुत क्लियर है, जो कह रहा है कि विशेष समुदाय द्वारा पथराव और आगजनी, बिना किसी जांच के केवल विशेष समुदाय के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया। और वो भी तब डाला गया है जब हमारे पास ऐसी नजीरें हैं कि मुसलमानों के कपड़े पहनकर दंगे भड़काने की कोशिश हुई। अयोध्या का मामला आप सब लोग जानते हैं, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के काफी पहले एक खबर आई थी जिसमें 4 लोग मंदिरों पर मांस के टुकड़े फेंक रहे थे। बाद में जब जांच हुई तो मालूम चला कि ये सारे के सारे लोग मुसलमान नहीं, हिंदू थे। और ऐसी कितनी ही घटनाएं आ चुकी हैं, कितनी ही बार मैं इस तरह की घटनाओं का जिक्र कर चुका हूं। एक सवाल मुस्लिम भाइयों से भी मेरा हमेशा रहता है कि जब आप जानते हैं, जब यहां बैठ के मुझे समझ में आ रहा है कि पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, तो फिर इस तरह के बलवे में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है। अगर बुलडोजर चल रहा था, आप शांतिपूर्वक उसके सामने खड़े हो सकते थे, और अगर नहीं खड़े हो पा रहे थे तो शांतिपूर्वक किस तरह से इसका विरोध किया जाए, कोर्ट में कैसे जाया जाए, स्टे कैसे लाया जाए, इन सारी चीजों के लिए कोशिश कर सकते थे। लेकिन जब आप बोतलों में भर के पेट्रोल फेंकेंगे और यह सारा कुछ करेंगे तो दरअसल आप खुद से ही दुश्मनी कर रहे हैं। आप ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि आपके और आपके भाइयों के ऊपर अत्याचार हो, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कुछ लोगों को सब कुछ किया जाए। यह एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि भड़काने की कोशिश की जाती है और एक बार भड़क जाइए तो कार्रवाई आपके खिलाफ ही होती है। तो मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि बार बार इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लगातार मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लोगों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। गुस्से को समझा जा सकता है। अगर यह बुलडोजर किसी मंदिर को तोड़ने गया होता तो शायद इससे ज्यादा गुस्सा होता, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए होते और लोग पहुंच गए होते, पुलिस की पिटाई हो गई होती, पता नहीं क्या क्या होता और उस समय मीडिया हमारा शांत रहता। लेकिन चूंकि मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों ने विरोध किया है, मुसलमानों ने भी पत्थर चलाया है, तो जाहिर है कार्रवाई किसके खिलाफ होगी ये सब जानते हैं। और ये सारा तमाशा, एक बड़े प्यारे कवि हैं गोरख पांडे, बहुत सीनियर कवि हैं, उनकी एक कविता है, इस साल दंगे बहुत हुए हैं, खूब हुई है खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। तो ये मतदान के लिए, वोटिंग के लिए, अगले चुनाव के लिए जो पूरा तमाशा किया जा रहा है, ये दुनिया में हमारी क्या इमेज बना रहा है, ये चिंता तो किसी को है ही नहीं। लेकिन देश के अंदर माहौल को किस तरह से खराब कर रहा है, इसकी चिंता भी किसी को नहीं है। देश में आग लग जाए, देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहें, देश में तमाशा होता रहे, हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि उसके लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, चुनाव में हिंदू वोट उसको मिल जाए, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और वो चुनाव जीत जाए, बस इतना काफी है। जबकि अभी भी जो नैनीताल की सीट है, आप जानते हैं हरीश रावत वहां से हारे थे, अभी भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो केवल एक सीट के लिए नहीं होती हैं, इसका मैसेज पूरे देश में भेजा जाता है कि हम लगातार अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। अब ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते कब जो है बाकी लोगों के रोजगार चले गए, कब बाकी लोगों की आर्थिक खुशहाली चली गई, कब बाकी लोगों के सारे सपने खत्म हो गए, उसकी कोई बात करता ही नहीं है। बाकी लोगों का ऐसा लगता है कि जैसे बस इस एक चीज से खुश है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। जब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, तो लगातार इस बात को कहते हैं कि आपके हक छीने जा रहे हैं।
लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है, हमारा मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपने हक जो है, अपनी जो जरूरतें हैं, अपना रोजगार है, अपनी गुर्बत है, इसकी चिंता लोगों को रही नहीं गई है। हालांकि कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद मजेदार था। हुआ यह कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो नकली ओबीसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद की अपनी जो जाति है उसको ओबीसी बनाया था। अब अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आए और उन्होंने एक बड़ी सी पोस्ट लिखी और पोस्ट लिख के एक सरकारी पेपर लगा दिया, गजट का पेपर लगा दिया। राहुल गांधी की बात को गलत साबित करने के चक्कर में उन्होंने यह लिख दिया कि मोदी जी की जो जाति है वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पहले ओबीसी में शामिल हुई है। और वो गजट ला दिया, जो गजट शायद कांग्रेस के लोगों को काफी ढूंढना पड़ता। अब वो गजट जब सामने आया तो राहुल गांधी ने फिर से उसको रिट्वीट किया और शुक्रिया किया भारतीय जनता पार्टी का, यह बताने के लिए कि वाकई जन्म से लेकर 50 साल तक नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं थे, उनकी जाति सामान्य थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस जाति को ओबीसी में शामिल किया है। तो तमाशा चलता रहा। जाति हमारे यहां, जाति धर्म, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे यहां है वो जाति धर्म है, तो जाति धर्म पे बहस होती रहेगी। सवाल कोई ये नहीं पूछेगा कि 777 करोड़ 777 करोड़ से जो एक टनल बनी थी, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री महोदय खुद गए थे, तो उनको प्लास्टिक की बॉटल्स मिल गई थी, वो प्लास्टिक की बॉटल उठा रहे थे, जिसको पीयूष गोयल ने इंजीनियरिंग मार्वेल कहा था, जिसको पुरस्कार दिया गया था शानदार डिजाइनिंग के लिए, वो टनल आज उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सीपेज हो रहा है, उसमें रिसाव हो रहा है। 777 करोड़ हमारे और आपके टैक्स के उस टनल में डूब गए, जिस टनल को बहुत फैनफेयर के साथ बनाया गया था कि दिल्ली की शक्ल बदल जाएगी, जाम खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। जाम वाम तो क्या ही खत्म हुआ, पुरानी सड़कों का ही सहारा है, लेकिन साल 1.5 साल के भीतर भीतर वो पूरी तरह से पानी से भर गई है, वहां से यातायात पूरी तरह से बंद है। लेकिन हमारा मीडिया उस पर सवाल नहीं पूछेगा। हमारे मीडिया को अब्दुल की कहानी मिल गई, अब्दुल की चूड़ी टाइट होने की कहानी मिल गई, तो अब वो लगातार उसी कहानी को चलाता रहेगा। सोचना यह है कि इस देश में कब तक मदरसे, मंदिर, मस्जिद की राजनीति होती रहेगी। सोचना यह है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते आप इस देश में गृह युद्ध जैसा माहौल क्यों बनाना चाहते हैं। सोचना यह है कि कोर्ट में जब मामला था, उस पर मामला चल रहा था, तो कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई। सोचना यह है कि अतिक्रमण के नाम पर इस तरह से मस्जिदों और मदरसों को गिराकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या वही साबित करना है जो सावरकर चाहते थे कि इस देश में मुसलमान जो है वो दोयम दर्जे का नागरिक है। और यह साबित करके मिल क्या जाएगा। यह आप अगर साबित कर देंगे, यह आप लगातार करते रहेंगे, तो मिल क्या जाएगा। सिवाय इस देश में नफरत पैदा करने, सिवाय इस देश में विभाजन पैदा करने के आपको क्या मिल जाएगा। आज हालत यह है कि दक्षिण और उत्तर की लड़ाई जैसी स्थिति बन रही है। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन हमको खर्च करने के लिए पैसे कम मिलते हैं, उत्तर के राज्यों को खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। यानी उत्तर और दक्षिण में एक लड़ाई की संभावना बन रही है, उत्तर और दक्षिण के बीच में एक बहस शुरू हो रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, 4 महीने हो गए, मणिपुर शांत नहीं है। कल जम्मू और कश्मीर से खबर आई है कि 2 लोगों को वहां पर और मार दिया गया है, आतंकवादियों ने 2 लोगों को मार दिया है। पूरे देश में तो आग लगी हुई है। आप कहते हैं आपके राज्य में दंगे नहीं होते, आप कहते हैं आपके राज्य में बहुत शांति रहती है, लेकिन मणिपुर पर खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आपके राज्य में दंगे नहीं होते और उत्तराखंड में जानबूझ के ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। आप कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं और 600 साल पुरानी मस्जिद गिरा देते हैं। आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था का राज चल रहा है और चंडीगढ़ में मात्र एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसी हरकत होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। आप दरअसल मीडिया के सहारे और सोशल मीडिया के सहारे, ट्रॉल्स के सहारे, अपने भक्तों के सहारे चाहे जो भी नैरेटिव बना दे, सच्चाई यह है कि आप बेहद डरे हुए शासक हैं जिसको एक ही चीज आती है, या तो सब कुछ उठा के अदानी को देना और खाली टाइम में मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करना कि देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। लोग हिंदू मुस्लिम में इस कदर डूबे रहें कि जो उनके जेन्युइन सवाल हैं, रोजगार के सवाल हैं, जो गरीबी का सवाल है, जो बाकी सारे सवाल हैं, वो उठे ही नहीं। अब फैसला आपको करना है, फैसला जनता को करना है कि आप
अपने रोजगार, अपनी गुर्बत, अपनी परेशानियों के बारे में सोचेंगे, या फिर इसी बात में खुश रहेंगे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, भले उसके चक्कर में आपके घर का आटा दाल गायब हो जाए, भले उसके चक्कर में लहसुन 400 रुपए पार हो जाए और आपको फर्क ना पड़े, भले उसके चक्कर में आपका बेटा बेरोजगार होकर घूमता रहे, भले उसके चक्कर में आपके घर में कोई बीमार पड़े और आप उसका इलाज न करा सकें। सोचना आपको है, ये जो आप फैसला लेंगे इसी पर डिपेंड करेगा कि कल का हिंदुस्तान कैसा हो। आज की बात में आज के लिए इतना ही, और जैसी मैं अपील हमेशा करता हूं कि हमारी आवाज बनिए, हमारी ताकत बनिए। मेरे बगल में एक क्यूआर कोड लगातार आप देख रहे होंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। बाकी आपको पता है वीडियोस को कैसे शेयर करना है, कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैसे लाइक करना है, कैसे हमें वो ताकत देना है कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हमेशा सच बोल सकें। आप हमारे साथ आएंगे तभी हम लगातार मजबूती के साथ अपनी बातें कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।